हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे बच्चे। तो चलिए बच्चे, अगेन आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अबाउट द एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन फ्रॉम द रिजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। कल की वीडियो में बच्चे हम लोगों ने देखा था कि एंट्रीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में आते ही आते हैं। मैंने आपको बताया था कि वो क्वेश्चंस आप करिएगा और उन दो क्वेश्चंस के जरिए मैंने आपको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया था। आई होप आपको वो सारी बातें क्लियर होंगी। आज की वीडियो में बच्चे हम 3 क्वेश्चन लगभग डिस्कस करेंगे और तीनों यूनिक क्वेश्चन होंगे, है ना, जो कि लगभग एंट्री जैसे ही हैं लेकिन कुछ यूनिक बातें आपको देखने को मिलेंगी। और कल की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू मेक और हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो एटलीस्ट समाप्त हो जाते हैं। फिर हम अपना नया सेशन नई बुक के थ्रू चालू करेंगे बच्चे, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आप देखें। कहता है कि मदन and Nitin were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. The firm was dissolved on 31st March 2025. On that date, the following balances appeared in the books: creditors 1 lakh, bills payable 50,000, loan from Sunita yani outsider 40,000, Nitin's loan 30,000, Madan's capital after all the adjustment 1,20,000, Nitin's capital after all the adjustment 80,000, assets release 3,80,000। तो हमको क्या करना है भाई, जो इन्फॉर्मेशन हमको दी है हमें क्या करना है। कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल टू ईच पार्टनर आफ्टर ऑल लायबिलिटीज आर सेटल, अप्लाई सेक्शन 48 ऑर्डर ऑफ पेमेंट। तो ये बच्चे क्वेश्चन देख रहे हैं, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। बुक्स में नहीं मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। आपने जो भी बुक करी होंगी ना, टीएस ग्रेवाल करी हो, डीके गोयल करी हो, उनमें नहीं है ये सब कुछ, है ना। और अगर होगा भी तो आपने इतना डीप आप स्टडी के लिए नहीं गए होंगे, है ना। मे बी आपको आपके टीचर्स ने करवाया हो, बहुत अच्छा है, बट इतना डीप हम लोग जाते नहीं है, ठीक है। और ये बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। सुनिए बात क्या है कि कंपनीज एक्ट 1935 का सेक्शन नंबर 48 है। वो सेक्शन नंबर 48 कहता है कि जब भी आपकी फर्म डिसॉल्व होगी, सुनिएगा बहुत गौर से, जब भी आपकी फर्म डिसॉल्व होगी तो आपका एक ऑर्डर ऑफ पेमेंट रहेगा। पेमेंट करने का एक तरीका होगा, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के किसी को भी कितनी पेमेंट कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। पेमेंट कैसे करनी है? सबसे पहले आउटसाइडर्स यानी जो थर्ड पार्टीज होती हैं, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स हो गए, बैंक लोन हो गए, यानी बाहर वालों का पैसा आपने देना होता है सबसे पहले अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है। उसके बाद आपने पैसा पे करना होता है सेकंड पार्टीज का। सेकंड पार्टीज का मतलब पार्टनर्स के जो रिलेटिव होते हैं, पार्टनर की वाइफ, पार्टनर का भाई, पार्टनर के फादर, इस तरीके से जो पार्टनर्स रहते हैं उनके जो रिलेटिव, खास रिलेटिव हैं, जो उनके खून के रिश्ते हैं, उन्होंने अगर कोई लोन वगैरह फर्म को दिया तो उसकी पेमेंट की जाएगी। सबसे पहले आउटसाइडर, फिर सेकंड पार्टी यानी रिलेटिव ऑफ द पार्टनर्स, ठीक। उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होगा तो उस पार्टनर का लोन चुकाया जाएगा। ये 3 काम करने के बाद आखिरी में जब सारी लाइबिलिटी सेटल हो गई, उसके बाद आखिरी में अगर कुछ बच जाता है तो वो पार्टनर की कैपिटल के रूप में उनको वापस कर दिया जाता है, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल कंफर्म तौर पर फर्म के अंदर होती है और कंपनी के लिए वो कैपिटल लाइबिलिटी तो है, तो उसकी पेमेंट होती है लेकिन आखिरी में होती है। ये सेक्शन नंबर 48 कहता है और इसको पेमेंट ऑफ ऑर्डर कहते हैं। यहां पे क्वेश्चन कहता है कि क्रेडिटर 1 लाख रुपए के हैं, बीपी यानी बिल्स पेबल 50,000 रुपए के हैं, लोन फ्रॉम सुनीता 40,000 रुपया है, नितिन लोन 30,000 रुपया है, मदन्स कैपिटल आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट 120 है, नितिन कैपिटल आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट 80,000 रुपया है, एसेट रिलीज हुई है 3,80,000 रुपए की। सेक्शन नंबर 48 के हिसाब से पेमेंट करो और ये बताओ कि पार्टनर्स को अल्टीमेट लेवल पे कितना पेमेंट मिलने वाला है। इतनी सी बात पूछी है क्वेश्चन ने, है ना। और 3 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में। अब मेरी बात सुनिए, एसेट्स रिलीज, यहाँ पे एक वर्ड दिया ना एसेट्स रिलीज, इसका मतलब होता है कि आपने एसेट्स कितने में बेची, कितने की एसेट्स बिकी, आपकी नीलाम कितने में हुई, तो भैया 3,80,000 में हुई। तो आप ये मानकर चलिए कि हमारे पास 3,80,000 रुपए आए हैं, क्योंकि जब फर्म डिसॉल्व होती है ना बच्चे, फर्म जब डिसॉल्व होती है तो डिसॉल्व होते वक्त फर्म के पास अपना खुद का बहुत अच्छा खासा बैंक बैलेंस, बहुत अच्छा कैश इन हैंड नहीं होता। वो पेमेंट लाती कहां से है, पैसा उसके पास आता कहां से? तो एक ही तरीका की जितनी भी एसेट्स कंपनी की है उनको एक रूम में इकट्ठा करो, जिसको रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं, और उस अकाउंट के थ्रू फिर उनको डिस्पोज करो, बेचो उनको। बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे अपनी जो लाइबिलिटीज हैं, वो आउटसाइड की लाइबिलिटीज हो, इनसाइड की लाइबिलिटीज हो, इंटरनल एक्सटर्नल कैसी भी लाइबिलिटीज हो, उनकी पेमेंट करिए। ये नियम हुआ। तो 3,80,000 रुपए हम लोगों के पास आया। अब पेमेंट का जो ऑर्डर है ना, सबसे पहले आप सुनिए मेरी बात, सबसे पहले उसको क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल पे करने पड़ेंगे, क्योंकि दे बोथ आर आउटसाइडर्स। तो मैंने कहा ना कि आउटसाइडर्स को सबसे पहले पे किया जाता है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आउटसाइडर्स ने, तो इनको सबसे पहले पे किया जाएगा, है ना। तो पेड क्रेडिटर ऑफ रुपीज 1 लाख रुपए, मैं अमाउंट लिख दे रहा हूं, है ना, और बिल्स पेबल है 50,000 रुपए, तो भाई इसको कुल मिला के 1.5 लाख तो ये पे करने पड़ेंगे। ठीक हो गया। ये मैंने कहा सबसे पहले आउटसाइडर्स, उसके बाद
पार्टनर के रिलेटिव, पार्टनर की वाइफ, जैसे यहाँ पे नितिन और मदन दो पार्टनर है, इनकी वाइफ ने लोन दिया हो, इनके भाई ने लोन दिया हो, इनके फादर ने फर्म को लोन दिया हो, तो इस तरीके के जो पार्टनर्स के रिलेटिव होते हैं और खून के रिश्ते स्पेशली जो होते हैं, उनकी पेमेंट करी जाएगी। तो आई थिंक मुझे यहाँ कहीं दिख नहीं रहा कि उनके पार्टनर ने कहीं ऐसा लोन दिया होगा। अच्छा, एक चीज बच्चे और यहाँ पे है ना, मैं एक चीज देखो, लोन फ्रॉम सुनीता, और ये आउटसाइडर है सुनीता भी, है ना, तो यहाँ पे इसको भी मेंशन करेंगे आप, है ना, 40,000 इसको भी आप मेंशन करेंगे बच्चे, ठीक है। तो कितना पेमेंट चला गया, 150 190, तो 190 की पेमेंट तो भाई साहब ये चली गई। सबसे पहले तो ये पे हो, क्योंकि ये तीनों आउटसाइडर हैं, क्रेडिटर्स आपका आउटसाइडर, बिल्स पेबल आपका आउटसाइडर, और था वो लोन फ्रॉम सुनीता, ये तीनों आउटसाइडर्स हैं। तो सबसे पहले इनकी पेमेंट। अब देखो रिलेटिव दिख रहे हैं पार्टनर से, कहीं नहीं दिख रहे। उसके बाद पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया तो उसकी पेमेंट होती है। तो नितिन ने दिया हुआ है 30,000 रुपए का, तो इसके बाद इसकी पेमेंट होगी, है ना। पेड नितिन्स लोन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना, नितिन्स लोन। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है ना, कोई बहुत बड़ी भारी भरकम बात नहीं है, आपको सिर्फ इतना बताना था। हालांकि मदन और नितिन को कितना मिलने वाला है ना, क्लास में कितना मिलने वाला है वो बता रहा था, बट ठीक है, आपको ऑर्डर ऑफ पेमेंट भी दिखानी पड़ेगी। तो नितिन का जो लोन है वो हमने पे किया कितना, इसका लोन है बच्चे 30,000 रुपया, ठीक, 30,000 रुपये ये पे कर दिया। अब तीसरी बात, और कुछ है क्या, और कुछ है क्या, नहीं है। तो ये 4 बातें थी, हमने पे कर दी, 3 बातें यहाँ पे कर दी, एक ही बात पे ये पे कर दी। अब आप देखिए अमाउंट, है ना, अमाउंट रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग कितना हमारे पास, 3,80,000 रुपए आई थिंक था, क्योंकि हमने इतने की एसेट्स बेची। 190 का हमने ये पेमेंट किया, 30,000 का ये किया, तो कितना हो गया, 190 और 30, 2,20,000 रुपया हो गया, 2,20,000 रुपए, 2,20,000 रुपया। अभी कितना बचा, 8 से 2 गया तो 6 और 3 2 से, तो यानी 1,60,000 रुपया। ये बच रहा है आपका 1,60,000 रुपया बच रहा है। तो ये जो 1,60,000 रुपए, इसको अब आपको पार्टनर्स को देना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक बार चेक करिए, मदन की कैपिटल 1,20,000 रुपया, नितिन की कैपिटल 80,000 रुपया, तो मतलब कुल मिला के 2 लाख रुपया। अगर इनको कैपिटल की वापसी आप करवाते हो ना, तो 1,20 तो मदन को देनी पड़ेगी और 80,000 रुपये देनी पड़ेगी किसको, नितिन को। ये हो रहा है 2 लाख रुपया। 2 लाख आपके पास है नहीं, आपके पास तो सिर्फ 1,60 है, तो इनकी कैपिटल को तो वापस हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, है ना, हम क्या करेंगे, मदन मतलब मदन को कितना मिलने वाला है ना, मदन विल गेट, मदन को कितना मिलेगा वो देखिए आप, 1,60,000, है ना, इंटू 3/5, इतना दीजिए उसको चुपचाप से। आप समझ गए, आप समझ गए ना, 5 3 जार 15, 5 2 जार ये हो गया, और 3 2 6 9, यानी 96,000 तो इसको मिल जाएंगे, किसको, मदन को। यही क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, डोंट वरी। और नितिन को कितना मिलेगा, तो नितिन को मिलेगा भाई 1,60,000 में 2/5 का हिस्सा, है ना, तो ये होगा 32 काट के, तो ये हो गया 64,000 रुपया। तो एक को मिला 64,000 रुपये, एक को मिला 96,000 रुपये, और यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। इंपॉर्टेंट आपको सिखाना ये था कि सेक्शन 48 के तहत पेमेंट किस तरीके से करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात सुनिए, यहां मैंने कैपिटल का हिसाब लगाया, वो कितनी हो रही थी, 2 लाख रुपए हो रही थी ना, 2 लाख रुपए, और अपन लोगों का जो बैलेंस बच रहा था वो 1,60 बच रहा था। बाय द वे हमारा बैलेंस 2,50,000 बच जाता। सुनिएगा बात अच्छे से, हाँ, बाय द वे हमारा बैलेंस 250 बचता, तो फिर हम यहां पे क्या करते, नितिन कैपिटल और मदन कैपिटल दोनों को पे करते, 2 लाख रुपए वो भी देते, फिर निकालते रिमेनिंग बैलेंस। ध्यान रखिएगा इस बात का, मैंने तो यहां पर रिमेनिंग बैलेंस यहां पर निकाल दिया, कैपिटल देने से पहले हालांकि रिमेनिंग बैलेंस निकाल लें आप, कैपिटल देने से पहले एक बार रिमेनिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लें आप। बट अगर ऐसा होता कि 2 लाख आ रही थी और 250 हमारे पास होता, तो आप 2 लाख की कैपिटल का पेमेंट करते, उसके बाद कितना बचता, 50,000 बचता, फिर 50,000 को आप बांटते किस रेशियो में, 3:2 में। और मदन और नितिन को कितना मिला उसके लिए आप क्या करते, ये कैपिटल जो है 1,20 और 80, उसमें 50,000 में उनको कितना कितना हिस्सा मिला वो भी जुड़ जाता, ऐसा फिर क्वेश्चन हो जाता। आ रही बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात। चलिए उतारिए फटाफट, स्क्रीनशॉट उतारना, जैसा भी आप करते हो करिए, फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप। क्वेश्चन कहता है, ऑन रेजोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म of A and B, the stock stood at rupees 2,20,000. Half of the stock of the book value was taken by the partner A at 30% less than the book value. आगे कहता है 30% of the remaining was taken over by B at 20% more than the book value, and the remaining stock was taken by the creditor against their full claim at its book value. Calculate the book value of the creditors. अगेन 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चे, बहुत क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बट यूनिक है अपने आप में।
है ना। एंट्री यहां आपको नहीं करनी, बस आपको ये बताना कि भाई वो क्रेडिटर जिसकी हम पेमेंट कर रहे हैं वो है कितने का क्रेडिटर। क्वेश्चन क्या है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, क्या रेशियो है, कैसे है, कुछ नहीं दिया तो इक्वल मान के चलेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, हालांकि पड़ेगी नहीं बट अगर पड़ी तो हम इक्वल मानते हैं, ये हमने सीखा हुआ है। कहता है क्वेश्चन की स्टॉक 2,20,000 का इनके पास था, हाफ ऑफ द स्टॉक, अब बात बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत ध्यान लगा के सुनिएगा, करिएगा इसको अच्छे से। हाफ ऑफ द स्टॉक, स्टॉक का हाफ वॉज टेकन बाई ए एट 30% लेस देन द बुक वैल्यू। अब हाफ ऑफ द स्टॉक किसने ले लिया, ए ने ले लिया, 30% लेस देन द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से 30% पर कम पर, एक बात तो ये कही। फिर 30% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक, अब जो रिमेनिंग स्टॉक है उसका भी 30% टेकन बाय बी, वो बी ने ले लिया, कैसे, 20% मोर देन द बुक वैल्यू, 20% ऊपर लिया, एंड द रिमेनिंग वाज गिवन टू अ क्रेडिटर, है ना, अदर फुल क्लेम, यानी जितने के भी क्रेडिटर थे उतने का उनको स्टॉक पकड़ा दिया, बात खत्म हो गई। तो यानी क्रेडिटर की कुछ तो वैल्यू रही होगी, वो हमको पता करनी है। अब मेरी बात सुनिए पहले, जो ए है ना, ए की बात सुनिए आप पहले। ए ने क्या करा, ए ने क्या किया, 2,20,000 का स्टॉक था, उसका 50%, हाफ का मतलब 50%, तो 1/2 कर लीजिए, मतलब कि 1/10 का तो स्टॉक उसने ले लिया, 1/10 का स्टॉक ले लिया, लिया कितने में उसने, उसने लिया 30% कम पर, 30% कम पर। मेरी बात सुनिए, 2,20,000 का हाफ कितना, 1/10। कभी कभी ऐसा ही पूछ सकता ना कि ए ने कितने में लिया, 1,10,000 किसका, 2,20,000 का हाफ, ठीक, उसने वो 30% कम पर लिया, मतलब जो चीज 1/10 की थी उसने 1/10 में नहीं ली, उसने वो 30% कम पर ली, तो इंटू 30/100, है ना, कैंसिल आउट करिए जीरो को, तो 0 0 0, 3 कम 3, 3 कम 3, यानी 33,000 कम में ली, 33,000 कम में ली, तो 33,000 पे यहां से लेस कर लीजिए, है ना, तो ये आएगा आपका 0 0 0, 10 से 3 गया तो 7, 10 3 7, यानी 77,000 में ली उसने, किसने, ए ने। अगर ए का पूछता, हालांकि ए का पूछ रहा है, ए का नहीं पूछ रहा है, ए ने वो स्टॉक जो 1/10 की वैल्यू का था, जो जिसकी बुक वैल्यू 1/10 थी, उसने वो 77,000 रुपए में ले ली। अब हमारे पास कितना बचा, हमारे पास अब बचा 1/10 का, क्योंकि भैया वो 2/20 का था, आधा तो ए ने ले लिया, अब कितने में लिया दैट डजंट मैटर, ले तो लिया ना आधा, हाँ, अब आधा बचा 1/10 का। अब वो जो 1/10 है उसी के लिए यहां बात हो रही है, हाफ ऑफ द स्टॉक was taken by A at 30% less than the book value, 77 में लिया जिसकी बुक वैल्यू 1/10 थी, 30% कम पर लेना है, इसको कहते हैं। आगे कहता है कि 30% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक, 30% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक कितने का है, 1/10 का, उसका 30% was taken by B, वो बी ने ले लिया, है ना। अब सुनो, बी ने कितना लिया, बी ने 1,10,000 का 30%, क्योंकि रिमेनिंग 1/10 है, उसका 30% स्टॉक ले लिया, जिसका जिक्र हम करें तो वो आ रहा होगा आपका 33,000 रुपए का। तो 33,000 के स्टॉक को उसने 20% मोर पर ले लिया, तो 33,000 का 20% निकालिएगा और इसमें प्लस करके जो वैल्यू आएगी वो बी ने उतने का स्टॉक लिया होगा, खत्म बात, ठीक। बात ये है कि जो रिमेनिंग स्टॉक था वो 1/10 का था, उस 1/10 का 30% किसने ले लिया, बी ने ले लिया, बी ने 20% मोर पर लिया, 33,000 तो उसकी वैल्यू थी, 20% इसी का निकाल के ऐड करिएगा तो बी ने कितने में लिया ये प्राइस निकल आएगा। अगर पूछा होता क्वेश्चन में तो हम कर लेते, यहां पूछा नहीं है। अब उसके बाद कह रहा है कि नाउ एंड द रिमेनिंग वाज गिवन टू अ क्रेडिटर, अब रिमेनिंग क्रेडिटर को दे दिया गया। अब मेरी बात सुनो, लास्ट बारी है क्रेडिटर की, है ना, आपके पास स्टॉक कितने का था अभी, 1,10,000 का रिमेनिंग था, में से 33,000 का आपने किसको दे दिया, बी को, कितने में दिया, भाड़ में गया, बुक वैल्यू 33 थी कि नहीं थी, यस, इसमें यहां बताया कि 1/10 बुक वैल्यू थी, उसने कितने में लिया, दैट डजंट मैटर, पूछता तो हमने ऐसे कर दिया, मैंने आपको बताया कि अगर वो पूछेगा तो ऐसे करोगे आप। तो अब सुनो, 1/10 का स्टॉक था, 33 का उसमें ले लिया बी ने, तो अब कितना बचा, 77 बचा। अब अगर 77 बचा और हमने 77,000 का स्टॉक दिया टू द क्रेडिटर और हमारा सेटलमेंट पूरा हो गया, तो इसका मतलब 77 ही बुक वैल्यू थी क्रेडिटर्स की, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ आ गई बात। तो ये है बच्चे, हालांकि आसान क्वेश्चन है, एक एक नंबर में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एमसीक्यू जैसा ही क्वेश्चन है, बट ठीक है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछने का प्रयास आपको करेगा, उलझाने का प्रयास तो करेगा आपको क्वेश्चन, तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन ही, और अटपटे क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमे हुए क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है, तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। हालांकि ये कर लोगे आप सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, जो जितने मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है, इसके बाहर नहीं आने वाला है कुछ,
बट ठीक है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा एडिशनल प्रैक्टिस करनी चाहिए तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बच्चे। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, कहता है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, अ डेटर रमित फॉर ₹20,000 agreed to pay the dissolution expenses which were 19,000 in full settlement of his debt. आगे कहता है कि विनोद अ पार्टनर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹20,000 एंड दीज वर टू बी borne by him, sorry. Third है सुधा, अ पार्टनर was allowed a remuneration of 10,000 to carry out dissolution of the firm. She was to bear all expenses of realization which amounted to 16,000 were paid by the firm. तो क्वेश्चन बहुत गौर से देखें आप, और हालांकि एंट्रीज के रिगार्डिंग ये कल आपको करा रखे हैं एंट्रीज के रिगार्डिंग, बट ठीक है थोड़ा बहुत यूनिकनेस लगी इस क्वेश्चन के अंदर तो इसको ले लिया गया, वरना है नहीं कुछ ऐसा। कल जो क्वेश्चन हमने किए थे वही बिल्कुल सेम सिनेरियो इसका भी है बच्चे। तो देखो बच्चे, है ना, क्वेश्चन बड़ा आसान है, कुछ है नहीं ऐसा क्वेश्चन में, समझिएगा। देखो डेटर है स्मिथ एक 20,000 रुपए का। डेटर क्या होता है, जिन लोगों को, अगर हम कंपनी है, मैं उस कंपनी में अकाउंटेंट की तरह काम कर रहा हूं, तो सोचिए कि मैं कंपनी हूं, आप कंपनी है, तो हम सारे लोग कंपनी हैं। हमने क्या करा, किसी को सामान बेचा, उसका नाम XYZ स्मिथ कुछ भी हो, 20,000 का डेटर है हमारा। तो डेटर अगर है तो उसने हमारे 20,000 रुपए देने हैं, नहीं देने हैं, एग्जैक्टली। अब क्या होता है कि जब हमने फर्म को डिसॉल्व किया तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इनको हम कहते हैं, वो आ गए 19,000 रुपए, और 19,000 रुपए पे हमने नहीं किए, फर्म ने पे नहीं किए, वो डेटर ने कर दिए, और कहा एट देयर फुल क्लेम, मतलब एडजस्टमेंट जो क्लेम का था वो पूरा हो गया। भाई उसने हमारे 20,000 रुपए देने थे, तो हमारे 20,000 रुपए उसने ना देके एक 19,000 की कहीं हमने पेमेंट करनी थी, वो उसने कर दी हमारी ओर से, और कहा कि भाई आज के बाद हमारा और तुम्हारा हिसाब किताब खत्म, हमारा फाइनेंशियल हिसाब किताब खत्म हो गया। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो अब सुनो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हमारी एक लाइबिलिटी है, क्योंकि हमको पे करना है भाई, तो हमारी लाइबिलिटी है, और डेटर हमारा एक एसेट्स है, तो उस एसेट्स का उस लाइबिलिटी के साथ पैचअप करवा दिया गया, या उस एसेट्स के बदले इस लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया गया, कुछ भी कह लो आप। तो जब एसेट्स और लाइबिलिटी का आपस में पैचअप होता है, इनको सेटल आउट किया जाता है, तो इनकी एंट्री हम नहीं करते। हाँ, ऐसा लिखा होता कि 19,000 उसने पे किया और 1,000 रुपए हमको फिर पे किए फर्म को, तो उसकी एंट्री हम ऑब्वियस सी बातें करते, कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,000। बढ़िया, ऐसा तो हुआ ही नहीं है, या नहीं हुआ ऐसा, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, पहले वाले में लिखेंगे नो एंट्री, एंट्री नहीं होनी है, और नहीं होनी है तो फिर आपको नो एंट्री मेंशन करना है फॉर्मेट के अंदर, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, ठीक है, याद रखें। अच्छा, विनोद एक पार्टनर है, ठीक है, तो इसने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी जब फर्म को डिसॉल्व किया तो खर्चा आया होगा, तो उसको हम कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। वो 20,000 रुपए आए, और वो 20,000 रुपए पे किसने किए, विनोद ने, एंड इट इज ऑल्सो बॉर्न बाई विनोद, पैदा भी विनोद ने किए, वो विनोद ही रीजन है उस 20,000 के पैदा होने का, और पेमेंट भी वही कर रहा है। तो मैंने आपको कल बताया था कि अगर अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाई पार्टनर हो, पेड बाई पार्टनर हो, पार्टनर ही पैदा करे, वही उसको पे करे, तो उसकी एंट्री कंपनी तो नहीं करती, ठीक है, तो इसकी भी एंट्री हम लोग नहीं करेंगे, नो एंट्री, ठीक है। चलिए बात करें तीसरे वाले की, इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अब सुनिएगा, बहुत कंफ्यूजन है तीसरे वाले में। देखो, सुधा पार्टनर है अगेन, इसको 10,000 के रेम्यूनरेशन पर हायर किया गया फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। माने ऐसा मान लो सुधा एक पार्टनर है फर्म की, उसको कहा कि भैया तू फर्म को डिसॉल्व करवा, ठीक, जो भी फर्म को डिसॉल्व कराने में खर्चा आएगा, जैसा होगा, जो हेडेक होगा, वो तेरा रहा, तेरे को हम 10,000 रुपए देंगे, ठेका दे दिया एक तरीके से। ठेकेदार समझते हो, जब कई बार हम मकान वगैरह बनाते हैं तो किसी ठेकेदार को ठेका दे देते हैं कि भैया तू बना इसको और हमको फाइनल पेमेंट बता, तो हम तेरे को फिर पेमेंट पकड़ाएंगे। अब मकान का कॉस्ट उसके ऊपर आए तेरा हेडेक, उससे नीचे आए तेरा हेडेक भाई, लेकिन मेरी जितने में तेरे से बात हुई है उतना पेमेंट मैं तेरे को कर दूंगा। यही होता है ठेके में, आई थिंक। तो सुधा को, नॉट सुधा ने, सुधा को 10,000 के रेम्यूनरेशन पर हायर किया गया कि भाई तू फर्म को डिसॉल्व कर। अब फर्म को डिसॉल्व करवाते वक्त डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कह लो या फिर उनको कह लो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो 16,000 रुपए आ गए, खर्चा 16,000 रुपए हो गया, है ना। अब 16,000 रुपए सुधा ने पे नहीं किए, इट इज पेड बाय द फर्म, वो फर्म ने पे कर दिए। सुधा ने करने थे क्योंकि सुधा को तो ठेका दिया था, लेकिन वो पेड बाय द फर्म है। अब सुनिए, हम यहाँ पे लिखे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, क्योंकि खर्चा तो हुआ है और हमारा पैसा भी जा रहा है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट करेंगे या रियलाइजेशन अकाउंट कर सकते हैं आप, है ना, ज्यादा बढ़िया अकाउंट रहेगा। डेबिट करेंगे आप विद ₹10,000। ये क्यों कर रहा हूं भाई मैं, हमने कितने में बात करी है, 10,000 में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे 10,000 रुपए से, हमारा खर्चा हम 10,000 मानेंगे, 10,000, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा
6,000 रुपए गया है फर्म की जेब से, फर्म ने 10,000 तो देने थे ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्म ने 16,000 रुपए किए, जो कि 16,000 पे किसको करने थे, सुधा को करने थे, लेकिन सुधा को हमने तो 10,000 रुपए देने हैं ना, तो जो हमने देने हैं वो मैंने रिलेशन अकाउंट डेबिट किया 10,000 रुपए से, बाकी जो 6,000 हमने कंपनी ने एक्स्ट्रा पे किए वो मैं सुधा से रिकवर करूंगा। तो यहां पे लिखूंगा सुधास कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां लिखूंगा सुधास कैपिटल अकाउंट डेबिट विद ₹6,000। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहां पे आप टू कैश कर लें या फिर टू बैंक कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। क्रेडिट करूंगा विद ₹16,000 बीइंग रिलेशन एक्सपेंसेस, है ना, पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ सुधा। ये इसमें लिखे हैं आप रिलेशन, बस इतना सा ही है बच्चे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर हुआ होगा। आसान है क्वेश्चन, बट मैं आपको फिर बता दूं, फिर मैं आपको कह दूं कि आपको एंट्रीज पर स्पेशल फोकस करना है बच्चे, स्पेशल फोकस। ठीक है, क्योंकि एंट्रीज अपने आप में है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एंट्री के ऊपर आपने स्पेशल कमांड बनानी ही बनानी है। ठीक है, चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैव अ गुड डे।